नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिपुर भट्टी पुसबाका के पास वन क्षेत्र में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं घटनास्थल से नक्सलियों के शव समेत हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में ये बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में नक्सलियों के शव और हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि इन मुठभेड़ में एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। मामला पूरा बासागुड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर हमेशा की तरह जवान अपनी गश्त कर रहे थे, तभी अचानक से नक्सलियों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में नक्सली ढेर हो गए। नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ उनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नक्सलियों के शव पड़े हुए हैं और इसमें एक महिला नक्सली का शव भी शामिल है। फिलहाल इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं फिलहाल इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सली डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं, तो सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 6 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में सुबह के समय ये मुठभेड़ हुई थी, जब रोजाना की तरह जवान गश्त पर थे और अचानक से नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 6 नक्सली ढेर हो गए, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है और बताया जा रहा है इनमें डिप्टी नक्सली जो कमांडर है वो भी ढेर हो गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी के शव बरामद किए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरुण गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से सरकार बार बार दावा करती है कि नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो नक्सली वारदातें हैं वो इलाके में रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में बासागुड़ा थाना क्षेत्र में बड़ी मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि नक्सली जो है वारदात किसी भी तरह का जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें अभी हाल ही में नक्सलियों के द्वारा एक गांव में घुसकर 3 ग्रामीणों की हत्या कर दिए थे। जिस पर पूरे मामले को लेकर सीएम साहब के निर्देशानुसार डीआईजी स्तर के जो रैंक के अधिकारी हैं पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन कर लगातार चला रहे हैं। और आज जो है 6 नक्सलियों को, 2 महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। अरुण, क्या नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया था पहले, और इनके इस हमले के पीछे उनकी साजिश क्या थी? क्या किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की साजिश थी नक्सलियों की? बिल्कुल, नक्सली कुल मिला के बीजापुर का जो एक घना जंगल है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर का घना जंगल के उसमें माना जाता है, जिसमें नक्सलियों ने लगातार वहां पे अपने बासिंदा रहवासी बनाए हैं, वो ओवर ब्रिज बना के रखे हैं। जिस पर पूरे मामले को लेकर डीआरजी की टीम, छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम जो है लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उनकी छानबीन, क्योंकि नक्सली जो है लगातार वहां पे रह के और वारदात को अंजाम देते हैं तथा वहां से प्रेस नोट जारी करते हैं, बंद करने की आह्वान करते हैं, बंद करने की धमकी देते हैं। जिस पर पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। नक्सलियों को घेरने की कवायद, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी दी है, जहां नक्सलियों ने आधाधुंध जो है पुलिस कर्मियों पर फायर कर दिए। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के जवाबी कार्रवाई में जो है 2 महिला समेत 4 जो टोटल 6 नक्सली जो है तो मार गिराए हैं। अभी भी जो है मुठभेड़ जारी है। अरुण, इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में अवैध असलाहा बरामद किया गया है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है किसी न किसी बड़े मंसूबों को अंजाम देने की साजिश थी और साथ ही साथ इनके और अन्य साथी भी इलाके में छुपे हो सकते हैं। ऐसे में क्या इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बिल्कुल, पूरी तरह से अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साफ तौर पर यह है कि जिस तरीके से नक्सलियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया जाता था, नक्सलियों के द्वारा हालांकि अभी एक प्रेस नोट 2 दिन पहले जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस लगातार आदिवासियों की हत्या कर रही है, नक्सलियों को नाम देकर। जिस पूरे मामले को बंद को आह्वान भी किया, इस पूरे उसमें लेकर नक्सली जो है बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, जहाँ डीआरजी को जो है जो मुखबिर है उनसे जो है सूचना प्राप्त हुई कि जो नक्सली है बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। जहां डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस की कई बटालियन जो है लगातार 3 से 4 जिले की फोर्स है लगातार पूरे बीजापुर के जो घना जंगल है उसमें पूरा सुरक्षा बल जो है घेरा बनाने लगे। इसी दरमियान नक्सलियों ने जो है ईडी ब्लास्ट करना शुरू कर दिए तथा फायरिंग करना शुरू कर दिए, जहां जवान लगातार जो है उनकी जवाबी कार्रवाई मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। इस दरमियान जो है 6 नक्सली ढेर हो गए हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा आगे सुरक्षा बल किस तरीके से नक्सलियों पर कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम
नाम की घोषणा कर दी है। सरगुजा से शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और इसके अलावा बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। कांकेर से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। तो रायपुर में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने सरगुजा से शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कांकेर की बात की जाए तो वहां से बीरेश ठाकुर कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस ने कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। रायगढ़ से मेनका देवी सिंह चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आएंगी कांग्रेस के लिए। वहीं कांकेर से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है, रायगढ़ से मेनका देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की इस लिस्ट में कई अहम चेहरे देखने को मिल सकते हैं। आखिर इतने मंथन के बाद कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सरगुजा से शशि सिंह को उतारा गया है और बिलासपुर से देवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं सुधीर वर्मा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, कांग्रेसियों ने भी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है और कई बड़े चेहरों के नाम इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें सरगुजा से शशि सिंह का नाम सामने आया है जो यहां पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। जी बिल्कुल, एक लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर के, इससे पहले भी एक बस्तर को लेकर के नाम सामने आया था। वहां से विधायक रहे कवासी लखमा को इस बार बस्तर की लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाया गया और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटें बच गई थी, परंतु कल देर रात इंतजार समाप्त हुआ और 4 प्रत्याशियों के नाम भी सामने आया। बता देना चाहूंगा कि सरगुजा से शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, रायगढ़ से मेनका देवी जो राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं उनको भी कहना कि इस बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। बिलासपुर से विधायक देवेंद्र सिंह, बता देना चाहूंगा कि देवेंद्र सिंह दुर्ग से विधायक भी रहे हैं और साथ ही साथ राजनीतिक करियर और युवा है, कहीं ना कहीं इसका लाभ लेने आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको देखना नजर आएगा। साथ ही साथ कांकेर से बीरेश ठाकुर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले निचले स्तर से लेकर जो युवा वर्ग है उसको साधने के लिए कांग्रेस ने इस बार लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशी चुने और साथ ही साथ इस बार के लोकसभा चुनाव देखना चाहते हैं क्योंकि काफी लोकप्रिय चेहरों को इस बार मौका दिया गया। सुधीर, अगर इस लिस्ट पर नजर डालें तो जातीय समीकरणों को किस तरीके से साधा गया है, क्योंकि ये जो बड़े चेहरे हैं जातीय समीकरणों को किस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, हमने देखा जिस तरीके से बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया गया, जो दर्शाता है कि जो युवा वर्ग है उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं यह टिकट दिया गया और साथ ही साथ हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से देवेंद्र सिंह यादव को खासा फायदा भी मिला, युवाओं का खासा साथ भी मिला, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनको टिकट दिया गया। अगर बात की जाए बस्तर क्षेत्र की तो हमने देखा कि बस्तर में कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया, तो एक आदिवासी नेता भी है, साथ ही साथ अपने क्षेत्र से लोगों से लगातार जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ आदिवासी जो वर्ग है उसमें उनकी खासी लोकप्रियता भी है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनको कांग्रेस को देखा जाएगा। साथ ही साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें इस बार टक्कर साफ, क्योंकि एक और जहां भाजपा के 11 से 11 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में आ गए थे, तो वहीं कांग्रेस में लगातार पहले 4 नाम आए, फिर पहले 6 नाम आए थे, उसके बाद 1 नाम आया। वो अब कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर एक बार साफ हो चुकी है। आप देखना चाहते हो कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ जो प्रत्याशी नाम आए, क्या कुछ परिणाम दे पाते हैं चुनाव में। सुधीर, एक तरफ जहां महिलाओं को लेकर बीजेपी दावा करती है कि महिलाओं को तवज्जो दी जाती है, लेकिन कांग्रेस के इस लिस्ट में भी देखने को मिला है जिस तरीके से महिलाओं को प्रतिनिधि बनाया गया है, 2 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब आधी आबादी को साधने की पुरजोर कोशिश में है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि 2 नहीं 3 नाम दिए गए हैं, साथ ही साथ महिलाओं को भी साधने का लगातार कार्य किया जाएगा। हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो महिलाओं को लेकर महालक्ष्मी योजना जिसके तहत 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की गई, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने में जुटी हुई है। साथ ही साथ हमने बयान भी देखे जिसके मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कहा गया कि देश की महिलाओं को सबल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये योजना लाई गई और साथ ही साथ इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किया गया। क्योंकि अगर बात करें योजना को लेकर के तो मातारी वंदन योजना जो भाजपा द्वारा चलाई गई थी, उनमें कई महिलाएं ऐसी रह गई थी जिनको योजना का लाभ मिला था, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार आकांक्षा दिखा रही थी। साथ ही साथ इसको बड़ा मुद्दा बनाने जुटी थी, परंतु एक बार फिर से प्रदेश की और देश की महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए महालक्ष्मी योजना लाई गई है कांग्रेस द्वारा। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में एक अहम भूमिका ये योजना भी निभाएगी। सुधीर, अगर
लोकसभा चुनावों को हम देखें तो फिलहाल जो सीटें हैं 11 सीटें, उन पर बीजेपी अपना दबदबा बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस की इस लिस्ट पर नजर डालें तो कितने मजबूत चेहरे ये बीजेपी उम्मीदवारों के आगे नजर आते हैं, और क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार छत्तीसगढ़ का रण आसानी से पार कर पाएगी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए लोकसभा प्रत्याशियों के नामों में तो कहीं ना कहीं इस बार की जो प्रत्याशी है उसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो काफी चर्चाओं में लगातार बने रहे हैं। अगर बात करें पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तो इस बार उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बना गया है, राजनांदगांव से प्रत्याशी बना गया है। साथ ही साथ अगर बात करें देवेंद्र सिंह ठाकुर की तो कहीं ना कहीं युवा चेहरा है, उससे कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा। और साथ ही साथ बस्तर से प्रत्याशी बना गया कवासी लखमा। तो जो भी चेहरे वगैरह, जो भी नाम वगैरह लिस्ट में आए हैं वो काफी चर्चित है और लोकप्रिय नेता भी है। तो मान सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा उन चेहरों को मौका दिया गया है जो काफी लोकप्रिय है और साथ ही साथ जनता से जुड़े हुए चेहरे हैं। बिल्कुल सुधीर, यानी कि दोनों दलों ने अपनी अपनी तस्वीरें साफ कर दी है। अब जनता को फैसला करना है कि किसको उनको अपना भरोसा जताना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो सरगुजा में लंबे समय के बाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सरगुजा लोकसभा सीट से कुमारी शशि सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रत्याशियों की दौड़ में अमरजीत भगत का नाम भी शामिल था, लेकिन पार्टी ने शशि सिंह पर भरोसा जताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुझे नहीं लगता सरगुजा में कोई मोदी लहर अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम ट्राइबल क्षेत्र के हैं, ये सीट भी ट्राइबल है। हमारे साथ सब ट्राइबल भी समझ रहे हैं, हर वर्ग के लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है इस देश में। आज हमारे संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज महंगाई की सीमा पार हो चुकी है, इस देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो ये सब जनता समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मोदी लहर कुछ भी अफेक्ट करने वाला है सरगुजा संभाग में। कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। बीरेश ठाकुर पहले में जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांकेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वीरेंद्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सम्माननीय सोनिया गांधी जी को, देश के भविष्य राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी को, प्रदेश के नेता सम्माननीय भूपेश दाऊ, सम्माननीय चरणदास मान जी, सम्माननीय टीएस बाबा जी, सम्माननीय दीपक वैश्य जी को, मैं समस्त कांकेर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और समस्त जन की तरफ से और मेरे ठाकुर परिवार की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे जो विश्वास जताकर कांकेर लोकसभा में दोबारा टिकट दिया है, निश्चित ही इसमें मैं खरा उतरूंगा। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष है, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में तो मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष बनने के बाद मुझे बड़ा जिला बालोद जिला का प्रभार मुझे मिला, जो कांकेर लोकसभा का 3 विधानसभा क्षेत्र बालोद जिला में आता है। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा के नामांकन दाखिल करवाने और आम सभा को संबोधित करने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कवासी लखमा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज करने के मामले पर बयान देते हुए कहा, यह बीजेपी की चाल है जो कवासी लखमा के पुराने फोटो को दिखाकर लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की ये चाल सफल नहीं होने दी जाएगी और कांग्रेस मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करेगी। तो कवासी लखमा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी साथ रहे। भूपेश बघेल इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने कहा है कि कवासी लखमा पर जो एफआईआर दर्ज की गई है ये बीजेपी की साजिश है। कांग्रेस का नाम बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए इस तरीके की चालें चली जा रही हैं। का आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हुई है कवासी लखमा पे पैसे बांटने का आरोप लगा। निर्वाचन आयोग ने एफआईआर कराया है, निर्वाचन अधिकारी ने। लगा ये ऐसा है
शासन दुकान से मोदी जी का फोटो लगा हुआ थैला बांट रहे हैं और सभी दुकानों में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गवासी लखनऊ पता नहीं कौन से वीडियो कब का है, उसके आधार पर FIR कर रहे हैं। अभी इसके पास तो और रह क्या गया है, अब तो डबल इंजन की है, इंटेलिजेंस भी है, वहाँ का डिडोल लोरमी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में नशे में धुत तो पुलिस वाहन चालक ने पीछे से बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ठोकर लगते ही दंपति बाइक के साथ फेंके गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। ठोकर मारने के बाद नशे में धुत पुलिस वाहन चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोरमी थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है, जिस पर प्रशासन ने पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तो हादसे में दंपत्ति घायल हो गए हैं और पूरा हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस का वाहन आम लोगों के लिए मौत बनकर दौड़ी है। नशे में धुत होकर चालक ने एक दंपत्ति को रौंद दिया। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में कार्रवाई की मांग की है, शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने भी आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से तेज रफ्तार जो वाहन है बाइक सवार दंपत्ति को रौंदता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये पुलिस का वाहन है। ऐसे में जिस पुलिस की जिम्मेदारी है आम लोगों की रक्षा करना, वही इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करेगी तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षित रहेगी और किस पर भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल है। नशे में धुत होकर वाहन चालक ने गाड़ी को दौड़ाया है सड़क पर, जिसमें बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया है। घायल हो गए हैं दंपत्ति। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। लिखित में शिकायत दी गई है। हालांकि पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। मेरे गांव का आदमी तो उसको नज़र के चूक करने के बाद गाड़ी रफ्तार से भागने लगा आगे की तरफ और रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद लड़का लोग मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया कि मैं तुरंत फौरी पर पकड़ा। उसके बाद तुरंत कपड़ा चेंज करा, उसके बाद मैं आया था तुरंत। उसके बाद आने के बाद पुलिस वाले भाग गया था चकमा दे के। उसके बाद जो करना है वो कर लो ऐसे करके बोल रहा था पुलिस वाला। उसके बाद अभी भी बोला था पुलिस वाला क्या करोगे कि मेरे को बोला था, अंदर में बैठा था, पुलिस वाला क्या करोगे कि। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनांद लोकसभा सीट को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का अहम बयान सामने आया। उनका कहना है, मुझे समझ नहीं आता कि कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ तो कुछ नहीं, अपमान क्यों किया, करने वालों पर कार्रवाई करो। अगर बोल दिया जाए तो बीजेपी धर्म पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में ये बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कहा जा रहा है, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का ये अहम बयान सामने आया। उनका कहना है कि उन्हें नहीं समझ आता कि कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ तो कुछ नहीं, उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। सरकार भी थी तो भी पूरे मंत्री दुर्ग से ही थे, तो दुर्ग की सरकार थी, दुर्ग संभाग, हम तो दुर्ग संभाग वाले हैं तो वहाँ बहुत सारे मंत्री जरूर ठीक ही थे। परंतु ये है कि सभी जगह के नेताओं को अवसर मिलना चाहिए। जैसे कांग्रेस की परंपरा के आधार पर सिर्फ गांधी परिवार ही मुखिया हो सकता है, वैसे ही यहाँ भी परिपाटी शुरू हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है। ये क्या भूपेश बघेल अपने लोगों को लड़ाकर अपना कोई वर्चस्व स्थापित करना चाह रही है इस दिशा में? राजनीतिक पार्टियां बड़ी होती हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि मैं इतने सारे लोगों को साध कर चलूंगा और अपना बना लूंगा, अपना समर्थक बना लूंगा, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये निराधार सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार भी थी तो भी पूरे मंत्री दुर्ग से ही थे, तो दुर्ग की सरकार थी। लोकसभा सीट में नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। प्रत्याशी आज ही नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए आज ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 30 मार्च तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। तो प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का
आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा भर सकते हैं। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 30 मार्च तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर लोकसभा सीटों को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। आज ही प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 30 मार्च को नामांकन वापस लिया जा सकता है। हिमांशु पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पहले फेज के लिए आज ही नामांकन दाखिल किया जा सकता है। ऐसे में अब तक जो प्रत्याशी हैं, क्या वो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, और नहीं तो कितने प्रत्याशी अभी रह गए हैं जिनका आज नामांकन दाखिल हो सकता है? देखिए पूजा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बस्तर जो इसमें प्रथम चरण का चुनाव होना है, और ऐसे में सिर्फ प्रथम चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 1 सीटों का चुनाव होगा, जो कि लोकसभा के लिए बस्तर का जो सीट है। और ऐसे में आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों आज तमाम प्रदेश के दिग्गज नेता है। और चाहे केंद्रीय नेताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन, मुख्यमंत्री शाह के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह जो है बस्तर में जुटेंगे। और आज नामांकन दाखिला महेश कश्यप के पक्ष में नामांकन दाखिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में निकलेंगे। वहीं बात करी जाए कांग्रेस की, तो लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता है, वो कांग्रेस पे जो बस्तर पे जुटेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी आज नामांकन का आखिरी दिन है और 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं 11:30 बजे से नामांकन रैली की जो शक्ल पर निकलेगी और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं अपना पूरा ताकत है बस्तर पे झोंकते नजर आएगी। और जिस तरह से बात करी जाए तो 28 तारीख को इसकी समीक्षा होगी और नाम वापसी जो 29 तारीख को ली जा सकेगी और 30 तारीख को कुल मिलाकर जो पूरा प्रक्रिया है या पूरी जो अंतिम जो नामांकन का नाम है वो फाइनल जो है दर्ज की जा सकेगी। हिमांशु, नामांकन का आज आखिरी दिन है और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में क्या बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रत्याशी रह गए हैं जिनका नामांकन आज दाखिल होना है? निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस से बात करें तो कवासी लखमा को इस बार जो है दांव पुराने मंत्री के पक्ष पर खेला गया है। दूसरी ओर महेश कश्यप जो कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता रहे बस्तर क्षेत्र से, उस पर दांव खेला गया। तो कुल मिलाकर दोनों पे इस बार जो है सीनियर वर्सेस जो है पुराने क्षेत्रीय नेताओं के उस पर चुनाव होगा और काफी जो जद्दोजहद की स्थिति वहां पर बनेगी, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शाह के सुशासन में मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव लड़ रही, तो दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार जो है यह कह रही कि हम 5 साल जो काम किए आदिवासी के लिए, बस्तर के लिए, वो तमाम जंगल जमीन लौटाने, तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के 5 साल वर्सेस जो मोदी के सुशासन को लेकर जो काम हो रहे हैं उसको लेकर जो है वोट मांगा जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना दम दिखाती है। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे हम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप बस्तर पहुंचेगी। प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगी। शक्ति प्रदर्शन के साथ महेश कश्यप नामांकन पत्र भरेंगे। सीएम साय, किरण सिंह देव समेत कई मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है वो बस्तर पहुंचेगी और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। लोकसभा सीट पर 375 प्रत्याशी खड़ा करें, भूपेश बघेल का यह कहना है। बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर विजय शर्मा का बयान सामने आया है। भारत समेत ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है। ऐसे में भूपेश बघेल किस आधार पर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं? तो बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया है और उन्होंने पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। ईवीएम पर सवाल उठाए हैं भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया। हिमांशु पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, भूपेश बघेल एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है और अभी से ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए पूजा, जिस तरह से बात कर ली जाए कांग्रेस की ईवीएम के मुद्दे को लेकर, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि
बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व पता चल जाएगा। क्योंकि जब ईवीएम को लेकर जब उन्होंने हमेशा केवल जिस तरह से मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग का एक नियम होता है कि 375 से ज्यादा प्रत्याशी अगर एक लोकसभा क्षेत्र में होंगे तो वहां से उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा, ईवीएम से नहीं कराया जाएगा। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा है कि 375 से ज्यादा कार्यकर्ता नामांकन भरे और जिससे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। तो कुल मिलाकर बैलेट पेपर जो ईवीएम के लेकर सवाल उठाए। हिमांशु, अगर इस समय की बात की जाए तो इस दौर में भारत समेत ईवीएम मशीन की प्रशंसा पूरे विश्व में है। भारत के लोकतंत्र की बात पूरे विश्व में होती है। इस तरीके से विपक्ष का ईवीएम पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी कमजोर करता है। निश्चित तौर पे कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से ईवीएम जब ईवीएम पर जो वोटिंग हुआ है तभी भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। हम जब सरकार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बनी थी तो हम निकाय चुनाव को लेकर हम जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराए थे, तो हम बैलेट पेपर के हमेशा पक्षधर रहे हैं। बड़े बड़े जो विदेशों की बात करें तो वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। और इस तरह से ईवीएम जब जो सैटेलाइट पर बैठकर तमाम जो तकनीकी चीजों को हैक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल ने लगातार जो है इस पर सवाल उठाया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर विजय शर्मा ने आज पलटवार करते हुए कहा है कि जब टेक्निकल चीजों को लेकर निर्वाचन आयोग हैक करने की चुनौती देता तब ये सामने क्यों नहीं आते। और इसको लेकर आखिरकार ये सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करते हैं और जब हैक करने की बारी आती है तो तमाम विपक्ष के लोगों को जाकर निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश होना चाहिए और हैक करके दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका हिमांशु। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ।